4.9 Applications of e-commerce. The impact of e-commerce has already begun to appear in all areas of business, ranging from customer service to new product design. जो ई कॉमर्स का इम्पैक्ट है वो बिजनेस के हर एक एरियाज में, हर एक सेक्टर में उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, इम्पैक्ट आ गया है। भले वो कस्टमर की सर्विस में हो या फिर जो प्रोडक्ट उसको डिजाइन करने में हो, ई कॉमर्स का इम्पैक्ट सारे एरियाज में है। It has facilitated new types of information based interactions with customers. उसने बहुत सारी सर्विसेज दी, उसने बहुत सारे एरिया सेक्टर्स इम्प्रूव किए, जैसे कि कस्टमर से इंटरेक्शंस बढ़ाना, इंटरनेट बुक शॉप्स, इंटरनेट पे ही बुक शॉप्स मतलब बुक्स प्रोवाइड करना, फिर ऑनलाइन सुपरमार्केट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब ई ट्रेडिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मतलब ई एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन टैक्सेशन मतलब ई टैक्सेशन, ऑनलाइन टिकटिंग ई टिकटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ई बैंकिंग, कंप्यूटराइजेशन इन पोस्टल कम्युनिकेशन ई पोस्ट एंड सो ऑन। ये सारी जो है मतलब ये सारी जो सर्विसेज दी है वो ई कॉमर्स के आने की वजह से बिजनेस के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है कस्टमर्स को, लोगों को। We shall take up some of these e-commerce services to have an idea of how it has transformed the functioning in these sectors. अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि इन लोगों ने मतलब ये सारी सर्विसेज ने कॉमर्स को, बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे डेवलप किया है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने में या फिर कंज्यूमर्स को या फिर कस्टमर्स को क्या कन्वीनियंट हुआ है ये सारी सर्विसेज ई कॉमर्स की वजह से, वो हम पढ़ेंगे। ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट के थ्रू हम जो बैंकिंग करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं या पैसे दूसरे के अकाउंट में से हमारे अकाउंट में हम लेते हैं, वो। Imagine the days when one had to go to the bank during a particular time of the day and on particular days of a week to deposit or withdraw money or to get a demand draft made. मतलब पहले इमेजिन, पहले का तो मेरे को पता नहीं, पर पहले ऐसा होता था कि लोगों को एक मतलब वीक में पर्टिकुलर डे मतलब कुछ दिन ऐसे बता दिए गए होते हैं कि इसी दिन को इसी टाइम पे आपको जाने का, तभी आपको आप कैश विड्रॉ या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हो। वैसा डिटरमाइंड होता था, प्री डिटरमाइंड होते थे टाइम पहले के ज़माने में। तो लोग सिर्फ उसी दिन जा पाते थे अपना काम करवाने, या फिर किसी को अर्जेंसी हो तो उनको वेट करना पड़ता था उस दिन के लिए कि वो दिन आएगा। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे सिलेक्ट करा हो कि इसी दिन आप डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, तो किसी को संडे को जरूरत पड़ी तो उनको वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जब वेडनेसडे आएगा तब वो अपना जो भी काम होगा बैंक रिलेटेड वो कर सकते हैं। लॉन्ग क्यूज एंड वेटिंग मतलब नॉर्मल फिनोमेनन। पहले मतलब लंबी लाइन होती थी, वेट करना पड़ता था एक घंटे तक, दो घंटे तक, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन दिए जाते थे, तब भी सब लोग निकलेंगे ना। मतलब इफ हर रोज होगा फिर भी भीड़ कम होगी, वेटिंग कम होगा, लेकिन कुछ दिन होते थे और दिन का भी कोई कुछ टाइम सिलेक्ट मतलब 2 घंटे या फिर 3 घंटे, पर लाइन भी बहुत ज़्यादा होती थी और वेटिंग भी बहुत होता था। बट द सिनेरियो इन बैंक्स नाउअडेज इज वेरी डिफरेंट। लेकिन अब उस सिनेरियो से आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। वन कैन विड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी एट हिज और हर ओन कन्वीनियंस। अब जो चाहे जब चाहे कभी भी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब चाहे तब वो विड्रॉ डिपॉजिट कर सकता है वो इंसान। Having account in one place in India, one can transact in any part of the country. Some of the new trends in banking sector are as follows. If एक इंसान का इंडिया के अंदर कोई भी बैंक के अंदर उसका अकाउंट है तो इंडिया के कोई भी पार्ट में जाके अपने ट्रांजेक्शंस कर सकता है। उसको एज फॉर एग्जांपल मतलब गुजरात में मेरा अकाउंट है और मैं चली गई दिल्ली, ठीक है, तो मेरे को उधर कोई ट्रांजेक्शन करना होगा तो मैं गुजरात में आके नहीं करूँगा, मैं दिल्ली से बैठे बैठे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकती हूँ। अब जो ई बैंकिंग के रिलेटेड जितने भी दूसरी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हुई है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टेली बैंकिंग। A customer is given a password number known as TPIN, that in essence telephonic personal identification number। पहले जो टेलीफोन होता था ना तो पहले टी पिन प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब तो मोबाइल फोन में होता है तो एम पिन प्रोवाइड करते हैं, थ्रू विच ही कैन have access to his or her account over telephone and give instructions regarding withdrawal, issue of demand draft, etc. मतलब
टी पिन के थ्रू जो भी कस्टमर है या डिपॉजिटर है विड्रॉअर वो उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है बैंकर को, सामने बैंक को, कि मेरे को इतना डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, इतने का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, या फिर मेरे को इतना डिपॉजिट करना है, इतना मेरे को विड्रॉ करना है। द कस्टमर कैन ऑल्सो एक्सेस हिज अकाउंट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग द फोन। टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन से होता है, तो मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। Similarly, the bank can also keep on informing the customer regarding the various schemes, opportunities, last dates, etc. and attend to balance inquiries by the customers. जैसे हम कस्टमर से बैंक है तो हमें भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, वैसे बैंक भी ई कॉमर्स का यूज़ करके हमें लास्ट डेट्स है या फिर कौन सी नई स्कीम्स है उसके बारे में हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, और जो हमारी इंक्वायरीज होती है बैंक रिलेटेड या अकाउंट रिलेटेड वो भी अटेंड करते हैं। Internet banking. This is another way a customer can have access to his account and give instructions. इंटरनेट बैंकिंग एक दूसरा वे है जिससे जो कस्टमर है वो अपने अकाउंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जब चाहे जहाँ चाहे। It makes the task of the customer easy as he can access his account anywhere, anytime and any number of times. The customer simply uses a password number and gets the detail of transaction sitting at home. सिर्फ कस्टमर को उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स जाननी होती है कि मैंने एक महीने के अंदर कितने ट्रांजैक्शंस किए, तो उसको बैंक में जाके पूछना नहीं पड़ता या फिर पासबुक के अंदर प्रिंट नहीं कराना पड़ता। वो घर बैठे उसके पास एक पासवर्ड होता है, वो उसको एंटर करना होता है और उससे उसको उसके सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एटीएम। ATM, the acronym of Automated Teller Machine, is increasingly becoming popular in banking industry. अब ATM एक ऐसा है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत उसको सक्सेस मिली है। ATM is a computerized machine used for the most of the routine jobs of a bank. ATM मतलब ATMs जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जो जनरली बैंक के सारे रूटीन वर्क के अंदर काम में आती है। It is operated by a magnetic plastic card, popularly known as ATM card. ATM machines जो होती है वो ATM कार्ड से ही ऑपरेट होती है, वो होता है एक मैग्नेटिक प्लास्टिक कार्ड। By inserting the ATM card in the machine and entering the PIN, personal identification number, the customer can use it for the withdrawals and deposits of money. ATM कार्ड जो होता है वो ATM के अंदर डालने से और जो हमको पिन प्रोवाइड हुई होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डालने से हम हमारा मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। The customer can also get the information about the balance available in his or her account. कस्टमर को ATM के थ्रू उसके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी पता चल सकती है, उसको उसके ट्रांजैक्शंस के लिए एक मिनी स्टेटमेंट भी मिल सकता है। Get the mini statement of last 5 to 7 10 transactions from the ATM. Earlier, the customers only had the option to access the ATM of the bank in which they had an account. पहले क्या होता था कि जिस अकाउंट में उसका मतलब जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसी अकाउंट का वो ATM और उसी बैंक में ही वो ATM यूज़ कर सकता है। But nowadays, some banks have tied up with other banks for use of their ATM by the customers. लेकिन अब कुछ बैंक्स ने अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप किया है कि BOB का ATM कार्ड SBI के ATM मशीन में भी चल सकता है, काम कर सकता है। So customers can use the ATM facility even of a bank they do not have an account in, but with whom the bank has a tied up. मतलब मेरा अकाउंट BOB में, लेकिन मेरे को SBI के ATM में से क्या बोलते हैं मेरे को पैसे निकालना है, पर मेरे SBI में अकाउंट नहीं है, लेकिन BOB ने SBI के साथ टाई अप किया होगा तो मैं SBI के ATM मशीन में से पैसे विड्रॉ कर सकती हूँ थ्रू माई ATM जो मेरे को BOB ने प्रोवाइड किया है। Debit card. A debit card is an electronic card that can be used conveniently while making payments. डेबिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, ATM के जैसे ही होता है जिसको हम पेमेंट्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मतलब उससे हम डिपॉजिट नहीं कर सकते, ओनली वी कैन पेमेंट, वी कांट विड्रॉ, वी कांट डिपॉजिट, वी कैन ओनली विड्रॉ।
This card is issued to the customers of the bank having current or savings deposit account. जो डेबिट कार्ड है वो उनको प्रोवाइड होता है जिनका करंट और सेविंग्स अकाउंट है. The holder of this card can use this card at several outlets for purchase of goods and services. ये कार्ड का जो होल्डर होता है, कार्ड होल्डर होता है, वो कोई भी किसी भी आउटलेट्स मतलब दुकान, शॉप्स, कहीं पे भी वो यूज कर सकता है. This card allows the holder to spend up to balance available in his or her account. It can also be used at ATMs just like ATM cards. इस कार्ड की जो स्पेंड लिमिट होती है, मतलब आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे उतने आप डेबिट कार्ड के थ्रू उतने पैसे आप खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. और डेबिट कार्ड हम ATM कार्ड की तरह भी ATM मशीन के अंदर यूज कर सकते हैं. Credit card. Some banks issue credit card to individuals who may or may not have an account with them. ऐसी बैंक्स भी होती है, मतलब ऐसा कार्ड भी होता है कि उन लोग को प्रोवाइड होता है जिनका मतलब क्रेडिट कार्ड ऐसे कार्ड्स हैं जो हर किसी को प्रोवाइड होता है जिनका अकाउंट वो बैंक में हो या फिर बैंक में ना हो, फिर भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होता है. The cards are issued to individuals after verifying their credit worthiness. लोगों की क्रेडिट वर्थिनेस मतलब वो कितना कमाता है, कितना पे कर सकता है. अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट किया उसके बाद बैंक को, तो वो सारे क्रेडिट वर्थिनेस इंसान का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो लोग क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं. The individual can use those cards at various outlets to make payments. डेबिट कार्ड के जैसे ही क्रेडिट कार्ड जहाँ पे भी चाहे आप पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो. The issuing bank fixes a credit limit up to which the card holder can purchase goods and services. जो बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है मतलब इश्यूइंग बैंक, वो एक लिमिट डिसाइड करेगी कि आप कितने लिमिट तक 25,000 फॉर एग्जांपल 25,000 तक की ही आपकी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा पैसे खर्च मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू 25,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते. The bank issues a statement of transactions periodically and the individuals have to pay back the amount to the bank by a due date. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमें बैंक एक ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है एक मिनी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर हमें जो टाइम दिया होता है तब तक हमने जितने भी पैसे खर्चे वो बैंक को वापस देने होते हैं. Thus, the customers get a credit period ranging from 10 to 55 days, which varies from bank to bank and the nature of transactions made. जनरली कस्टमर को 10 to 55 डेज का क्रेडिट लिमिट देता है कि आप इतने टाइम के अंदर आपका पेमेंट कर दो. लेकिन ये जनरली बैंक टू बैंक और आपने कैसे ट्रांजेक्शन्स किए वैसे वो चेंजेस होता रहता है. नो इंटरेस्ट इज चार्ज इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द ड्यू डेट. अगर पेमेंट आपने बैंक को जितना टाइम दिया उसके अंदर अंदर कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. If the customer fails to pay back by due date, the bank charges interest at a high rate on the customer's due. लेकिन अगर कस्टमर ने एक्सीड कर दिया, उसने जितना टाइम दिया उसके अंदर तक उसने पैसे नहीं भरे तो उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी बहुत हाई रेट से. Most banks give bonus points for the transactions and insurance coverage for the products purchased through credit card as well as to the card holders. The card holder can also use his or card to withdraw cash from ATMs. जैसे ATMs के लिए यूज होता है, डेबिट कार्ड भी ATMs के लिए यूज हो सकता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी ATMs के लिए यूज हो सकता है. नेक्स्ट है 4.9.2 e-ticketing. Purchasing tickets has become so easy now that you can make railway reservations while sitting at home or even while you are on the move. अब टिकट्स परचेस करना बहुत ईजी हो गया है कि लंबी लंबी क्यूज में, लंबी लंबी लाइन्स में वेटिंग नहीं करना पड़ता, हमें इजीली टिकट अवेलेबल हो जाती है अगर इफ ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हुआ तो. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम घर बैठे या फिर कहीं पे जाते जाते भी फ़ोन में से हम हमारी टिकट्स बुक कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन हम कर सकते हैं. If you have access to internet, you can have all the details of railway information and accordingly you can book a ticket. अगर आपके पास इंटरनेट है आपके फ़ोन में, आपके कोई भी डिवाइस में, तो आप जितने भी रेलवे की इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हो. आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपनी रेलवे टिकट बुक कर सकते हो. You have to make payment through credit cards, debit card for online booking of tickets.
आपको ऑनलाइन टिकट्स जब आप बुक करते हो तब आपको पेमेंट डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड से करना होता है। यू कैन ऑल्सो बाय एयर टिकट्स थ्रू सिमिलर मेथड्स। जैसे हम रेलवे टिकट्स बुक कराते हैं, रेलवे टिकट्स लेते हैं, वैसे ही एयर टिकट्स भी होती है, मिलती है। Recently, with private sector entry in aviation sector, the competition has increased and bidding of air tickets through internet has started. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने भी एविएशन सेक्टर मतलब एयरलाइन सेक्टर में एंट्री ली है, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए बिडिंग चलती रहती है कि जो इंसान ज़्यादा बिड करेगा उसको बहुत कम रेट में मतलब जो ट्रैवलिंग है उसको बहुत कम रेट में करने को मिलेगा जितनी ओरिजिनल प्राइस है उससे। The e-ticketing service is also available through mobile phones. E-advertising. Internet advertising has revolutionized marketing strategies. ई एडवर्टाइजिंग के आने की वजह से जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, बिजनेस स्ट्रेटजीज है, वो पूरी चेंज हो गई है, वो रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब बहुत चेंजेस आ गए, बहुत बेहतर हो गई है। Unlike the print and television media, where all advertisements are stuck together, the viewer has the choice either to view it or ignore them. जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या बोलते हैं, जैसे प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में, जैसे प्रिंट में मतलब न्यूज़पेपर एडवर्टाइज देते हैं तो लोगों को कोई दो ही चॉइस होती है कि आप देखो या तो फिर इग्नोर करो। वैसे ही टेलीविजन में होता है कि आप देखो या फिर इग्नोर करो। Whereas in the net world, the surfer will only click on the advertisement of his or her things. लेकिन ई एडवर्टाइजिंग के थ्रू मतलब नेटवर्क के थ्रू जिस इंसान को जो एडवर्टाइज देखनी हो उसकी चॉइस को एडवर्टाइज देख सकता है। He may select advertisements of his or own interest. E-advertising is still in its infancy stage and covers only a small portion of the advertising market. Infancy stage मतलब infants का मतलब वो होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे अभी बॉर्न हुए होते हैं, बहुत बड़े नहीं हुए होते, बच्चे ही होते हैं, तो 1-2 साल के, उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। मतलब अभी ई एडवर्टाइजिंग जो है वो इन्फेंसी स्टेज में अभी बच्चा है, वो एडवर्टाइजिंग के मार्केट में बहुत कम पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। E-trading at stock exchanges. Online trading started with the establishment of OTCI. Now the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) have also completely switched over to online trading, to which most stock brokers have access through internet. जो मेन दो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना पूरा ट्रेडिंग सेक्टर, पूरा सब कुछ अपना काम ई ट्रेडिंग कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, इंटरनेट के थ्रू कर दिया। और जितने भी इसके स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो टेकिंग ऑफ अमंग स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन स्टॉक एंड शेयर्स। ई ट्रेडिंग की वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए। इंटरनेट मेक्स अवेलेबल टू देम अप टू द मिनट इंफॉर्मेशन व्हिच अंटिल रिसेंटली हैड ओनली बीन अवेलेबल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ई ट्रेडिंग के थ्रू जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जितनी अभी तक मतलब इस सेकंड तक जितनी जो भी चेंजेस आए हैं वो उसको अप टू डेट, अप टू टाइम मिलते रहते हैं। The use of online brokerage services automates the process of buying and selling. Online brokerage services के यूज़ करने से ऑटोमेटिकली हम बाय और सेल कर सकते हैं, वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के लिए। This allows reduction in brokerage charges, makes trading transparent as they can access the information on market prices online, and the investor is able to deal at a price viewed immediately. ऑनलाइन ब्रोकिंग की वजह से, ई ट्रेडिंग की वजह से जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। जो ट्रेडिंग होता है वो बहुत
ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर कुछ फ्रॉड होने का कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड रहती है। और जैसे ही 1 मिनट में उसका रेट बढ़ा या रेट कम हुआ था, तो हम तब भी के तब भी हमारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इमीडिएटली। जैसे हमने प्राइस देखा तब भी हम इमीडिएटली हमारा जो भी बाय या सेल करना है वो कर सकते हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। The transfer of ownership of stocks and shares can also be recorded electronically in investors' demat accounts, thereby avoiding the need for physical delivery. ई-ट्रेडिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होते हैं वो इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, डिटेल्ड हो जाते हैं। This has also made it possible to have rolling statement and reduce the settlement period to just 2 days. इसका जो प्रोसेस होता है, सेटलमेंट होता है, वो बहुत लंबा होता है, लेकिन ई ट्रेडिंग की वजह से इसका सेटलमेंट सिर्फ 2 डेज के पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है। 4.9.5 Computerization of mail transmission and processing. As a part of modernization program, computerization of the registration and sorting work has been done in a large number of post offices in India. मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की वजह से, मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आने की वजह से और कंप्यूटराइजेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग वर्क हमारे पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टू कट डाउन द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सेंडिंग मनी ऑर्डर अक्रॉस द कंट्री, मनी ऑर्डर्स आर नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू विसेट सैटेलाइट नेटवर्क्स, which has resulted in faster delivery of money order to the customers. ट्रांसमिशन का टाइम मतलब इधर से उधर भेजने का टाइम बचाने के लिए, कट डाउन करने के लिए एक नया मेथड आया है वीसेट। थ्रू वीसेट हम मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, वीसेट सैटेलाइट से हमारे कस्टमर्स तक बहुत जल्दी और बहुत इजीली। न्यू पॉलिसी फॉर वॉइस मेल ऑडियो फैक्स सर्विसेज वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 2001। जो नई पॉलिसी आई थी वॉइस मेल की, ऑडियो फैक्स की, वो 2001 में अनाउंस हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। By incorporating a new service known as Unified Message Service, Unified Message Service के साथ a system by which voice message, mails, fax and email can be received from one mailbox using telephone, instrument, fax machines, mobile phones, internet browsers, etc. 4.9.6 E-post. You know about email, which is the fastest means of communication. हमें पता है ईमेल जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेट करने के लिए। अब तो मैसेज भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, लेकिन पहले जो था वो ईमेल ही था। To send and receive any information through email, we need to have a computer with internet connectivity and the email account of the sender and receiver. अगर हमें किसी को मेल करना है, ईमेल करना है या मैसेज पहुंचाना है थ्रू ईमेल, तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें हमारा अकाउंट चाहिए होगा, मतलब रिसीवर के पास भी अकाउंट होना चाहिए और सेंडर के पास भी ईमेल के अंदर अकाउंट होना ज़रूरी है। However, this technology has not yet reached the rural and other remote areas of the country. ये जो ईमेल की जो है मेथड, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी जो है वो जनरली अर्बन एरियाज में ही है, रूरल एरियाज तक अभी तक नहीं पहुँची। तो to bridge this gap and extend the benefit of the email facility to the people of rural India, ये जो गैप है जो रूरल एरियाज तक ये अभी तक पहुंचा नहीं है सर्विसेज, उनके लिए the Department of Post has introduced e-post facility. उनके लिए पोस्ट ऑफिस ने एक e-post facility इंट्रोड्यूस की है, खड़ी करी है। It enables people to send and receive email at the post office. ई-पोस्ट फैसिलिटी की वजह से लोग अपना जो मैसेज है वो भेज सकते हैं और ले सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। ई-पोस्ट इज अ सर्विस under which printed or even handwritten messages are transmitted as email on internet. ई-पोस्ट सर्विस की वजह से अगर प्रिंटेड कोई मैसेज है या फिर रिटन कोई हैंड रिटन कोई मैसेज है, वो भी पोस्ट ऑफिस ईमेल के थ्रू उसको जहाँ पे भी भेजना है वहाँ पे भेज देगी। At the destination post office, this message are printed, enveloped and delivered to the postman like other letters. मतलब इफ़ कोई मेरा पोस्ट ऑफिस है, मैं ई पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, मेरे पास कोई आया हैंड रिटन लेकर, तो मैं वो हैंड रिटन मेल करूँगी सामने वाली पोस्ट ऑफिस के पास, जहाँ पे मतलब जिस एरिया में उसको अपना मैसेज पहुँचाना है वो वाली पोस्ट ऑफिस को मेल करूँगी और वो पोस्ट ऑफिस
तो उसको प्रिंट करेगी, फिर उसको एनवेलप करेगी और जो पोस्टमैन है वहाँ उन तक पहुँचाएगी और जिसको जहाँ पे भी डिलीवर करना है वो पोस्टमैन जाकर डिलीवर कर देगा। For this purpose, e-post centers have been set up in the post office in all districts and major towns. The post offices where this facility is not available can receive the e-post message from the customers and forward the same to the nearest e-post center for the dispatch. अगर किसी पोस्ट ऑफिस के पास ये वाली सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के पास वो जो मैसेज है वो डिस्पैच कर देगा और जो कस्टमर है उसको मैसेज दे देगा कि आपका जो मैसेज है वो मैंने ये पोस्ट ऑफिस को डिस्पैच किया है। Similarly, e-post messages received for areas beyond the delivery jurisdiction are printed and sent to concerned post office for delivery. वैसे ही अगर कोई मैसेज जो जिस पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो वो पोस्ट ऑफिस में अगर हमें मैसेज भेजना है तो वो उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को मतलब ट्रांसफ़र कर देगी कि आप ये मैसेज डिलीवर कर दो। Besides availing e-post services through post office, it can also be accessed from customer's house or office or from any other places if it has internet access. अगर उसको e-post services पोस्ट ऑफिस में जाए बिना भी एक्सेस करना हो तो वो घर बैठकर भी कर सकते हैं उसके पास इंटरनेट हो तो। The customer can make payment through a prepaid card that is available in the head post office and other outlets. ये e-post services अवेलेबल करने के लिए उसको पेमेंट भी करना पड़ता है। वो प्रीपेड कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है जो हेड पोस्ट ऑफिस और अदर आउटलेट्स में अवेलेबल होता है। वो लोग एक प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। The customer has to register as a user and access the service at the e-post portal http whatever this link is. The present tariff for sending the message in A4 size page is ₹10 per addressing. आज के डेट में जो रेट है वो है ₹10। A4 साइज का कोई मैसेज हमें प्रिंट करवा के या लिख के भेजना हो उसके लिए पर एड्रेसिंग एक जन के लिए A4 साइज पेपर के लिए। Resources required for successful e-business implementation. मतलब हमें जो e-business उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कौन से हमें रिसोर्सेज कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। Following resources are required for successful e-business implementation. सबसे पहले वेबसाइट। A business must develop a website to effectively communicate with its customer. बिजनेस के पास एक वेबसाइट डेवलप्ड होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली कन्वीनियंटली अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। जो भी एंटरप्राइज है जो भी गुड्स है सर्विसेज है जो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और बिजनेस की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइडेड होनी चाहिए जो कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो। नेसेसरी पिक्चर्स शुड आल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट्स। प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स या फिर आपके बिजनेस के पिक्चर्स या फिर व्हाटएवर जो भी ज़रूरी पिक्चर्स है फोटोग्राफ्स है वो वेबसाइट पे पब्लिश्ड होने चाहिए। Technically qualified workforce. E-business can be successful only with a well-trained workforce. जो e-business वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसका जो एम्प्लॉयज़ है जो उसकी ह्यूमन वर्कफोर्स है वो स्मार्ट हो, उसको e-business करना, उसको कंप्यूटर्स चलाना, उसको इंटरनेट कैसे सही तरीके से एक्सेस करते हैं वो करना आता हो। The workers should be capable to handle easily the new trends in computers. जैसे जैसे अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं कंप्यूटर्स में चेंजेस आते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर सके उसको सीख सके जल्दी वैसे एम्प्लॉयज़ वैसे वर्कर्स होने चाहिए। Sales department staff should be trained to handle sales inquiries, processing orders and ensuring prompt delivery. जो सेल्स डिपार्टमेंट जो सेल्स के एम्प्लॉयज़ है वो भी उतने स्मार्ट होने चाहिए उतने क्विक होने चाहिए। जो सेल्स इंक्वायरीज जो ऑनलाइन आती है थ्रू इंटरनेट आती है या फिर जो ऑर्डर्स आता है या फिर जो डिलीवरी करनी होती है वो प्रॉम्प्टली सही तरीके से वो लोग हैंडल कर सके और अच्छे से डिलीवर भी अपने प्रोडक्ट्स कर सके। Adequate computer. The business enterprise must own computers with adequate speed and memory to handle the expected volume of business. बिजनेस के पास एडिक्वेट कंप्यूटर होना मतलब कोई भी कंप्यूटर नहीं, जैसा बिजनेस है वैसे कंप्यूटर्स होने चाहिए, उस स्पीड के होने चाहिए, उस तरह मेमोरी के होने चाहिए कि जितना भी बिजनेस का लोड है वो खुद वो सारे कंप्यूटर्स उठा सके। बिजनेस कंसर्न्स मस्ट हैव द नेसेसरी इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, वो उस बिजनेस के पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर, पोर्टल्स एंड ईमेल फैसिलिटीज। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, good telephone lines with high quality voice calls must be there to make a e-business effective। गुड टेलीफोन मतलब अच्छी क्वालिटी के टेलीफोन्स और अच्छी टेलीफोनिक लाइन्स होनी चाहिए जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से, वो इजीली हो। बिजनेस फर्म्स विल बी बैडली अफेक्टेड इफ द टेलीफोन लाइन्स गेट डिस्कनेक्टेड फ्रीक्वेंटली। जो बिजनेस फर्म बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा अगर जो बात करते करते उसकी टेलीफोन लाइन कट जाए या फिर कुछ और हो जाए तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे बहुत बुरा पड़ सकता है। पेमेंट मैकेनिज्म, adequate information must be provided on the website so that the customers will have idea of the exact amount to be paid। जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को नीड होती है वो सारी हमें वेबसाइट पे प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी वजह से उसको जितना पेमेंट करना है उसको एग्जैक्ट अमाउंट पता चले। इफ एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिसीव्ड, अगर गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिसीव कर लिया या फिर मतलब कोई बिजनेस ने रिसीव कर लिया, इनबिल्ट सिस्टम शुड बी क्रिएटेड टू रिफंड द एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड। तो वो सिस्टम के अंदर ही ऐसे फंक्शंस होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि वो एक्स्ट्रा मनी जो रिसीव हुआ है वो वापस रिफंड कर दें। बिजनेस कंसर्न्स मस्ट मेक अरेंजमेंट्स विद बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड एजेंसीज टू एनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी। बिजनेस को जो बैंक्स है, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज, उनके साथ भी टाई अप करना चाहिए, उनके साथ भी बातचीत करना चाहिए कि जो भी पेमेंट स्लिप्स आएंगी या फिर रिसिप्ट्स आएगी वो हम प्रोवाइड कर सकें हमारे कस्टमर्स को। 4.9.8 पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब पेमेंट मैकेनिज्म मतलब हमें पेमेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो जानेंगे। सबसे पहले फाइंडिंग द सेलर। इफ मेरे को कुछ बाय करना है तो मैं सबसे पहले ऑब्वियसली सेलर ढूंढूंगी कि मैं किसके पास से खरीदूंगी, कौन मेरे को बेच रहा है। बायर विल गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द सेलर। जो बायर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बायर हूँ और मेरे को कोई सेलर मिला तो मैं उसकी वेबसाइट के उसके अंदर पूरी घुस जानूंगी कि क्या है, ये कैसा है, इसके रिव्यूज़ क्या है, ये कितने दिन में डिलीवरी करते हैं, पेमेंट मेथड्स क्या है, वो सब जानूंगी। ऑनलाइन शॉपिंग, बायर हैज टू रजिस्टर विद ऑनलाइन सेलर बाय फिलिंग आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर मैंने नक्की कर दी कि मेरे को इसके पास से ही लेना है तो मेरे को उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करना होगा और उसके साथ सेलर के साथ मेरे को एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। Registration means buyer will create an account with online seller by providing a password। वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं एक पासवर्ड प्रोवाइड करूँगी जिससे मेरा अकाउंट क्रिएट होगा। मतलब हम सब जानते हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट होता है। Selection of products, buyer selects the products after comparing prices and quality offered by other sellers। फिर मैं सारे से मतलब वो कोई प्रोडक्ट का पेमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगी उसकी प्राइस देखकर कि दूसरे सेलर में कोई कितने में बेच रहा है और ये मेरे को कितने में बेच रहा है। जो भी मेरे को चीप पड़ेगा या जो भी मेरे को एडिक्वेट पड़ेगा वो मैं सिलेक्ट करूँगी। प्लेसिंग एन ऑर्डर, बाय ब्राउजिंग द वेबसाइट द बायर ड्रॉप द आइटम सिलेक्टेड इन हिज शॉपिंग कार्ट। वेबसाइट ब्राउज करते करते जो भी चीज़ें मेरे को अच्छी लगेगी वो मैं उसको शॉपिंग कार्ट में, मेरा जो कार्ट है शॉपिंग कार्ट उसके अंदर मैं डालती रहूँगी। शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ द आइटम्स picked up by the buyer while browsing the website। फिर आता है लास्ट पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग may be done in any of the following ways। पेमेंट मैकेनिज्म के अंदर भी हमें अलग अलग तरह की पेमेंट मैकेनिज्म मतलब पेमेंट मेथड्स मिलते हैं कि हमको जो कन्वीनियंट हो उससे हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी। द पेमेंट फॉर गुड्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन may be made in cash at the time of physical delivery of goods। कैश ऑन डिलीवरी मतलब आपको जब डिलीवरी मिलेगी, आपको जब अपना प्रोडक्ट मिलेगा तब आप उनको कैश प्रोवाइड करोगे, मतलब तब आप उनको पेमेंट करोगे। नेक्स्ट है चेक। द बायर में सेंड अ चेक टू द ऑनलाइन वेंडर। द डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेड अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ चेक। चेक के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। आज तक तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, कहीं किसी को करते हुए नहीं देखा तो चेक के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है, लेकिन लिखा है तो होता होगा कि जब ऑनलाइन वेंडर ऑनलाइन सेलर उसके पास हमारा चेक पहुंच जाएगा तभी वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी के लिए निकालेगा, डिस्पैच करेगा। नेट बैंकिंग ट्रांसफर। बायर में ट्रांसफर द अमाउंट फॉर द अग्रीड प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द अकाउंट ऑफ द ऑनलाइन वेंडर। नेट बैंकिंग मतलब थ्रू बैंक के थ्रू भी हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मेरे
मेरे अकाउंट में से मैंने सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट डेबिट कार्ड। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड द बायर कैन मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं हम परचेज क्रेडिट पे ही करेंगे। Issuing bank transfers the amount involved in the transaction to the credit of the seller and debit the buyer's account. क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हम लोग पैसे ट्रांसफर करेंगे या पेमेंट करेंगे तो जो हमारी इशूइंग बैंक है क्रेडिट कार्ड की वो सेलर को पैसे भर देगी और हमारी क्रेडिट लिमिट के अंदर से उतने पैसे कट कर देगी। डेबिट कार्ड अलाउज परचेजेस अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट दैट इज बाइंग इन हिज अकाउंट। और डेबिट कार्ड के अंदर जितना हमारा बैलेंस होगा उतनी की ही हम पेमेंट कर सकते हैं इफ अगर हमने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करा तो। डिजिटल कैश। दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट इन साइबर स्पेस। इन फेवर ऑफ द कस्टमर द बैंक इश्यूज डिजिटल कैश फॉर द अमाउंट ही पेड। बैंक will supply a special software that will allow the customer to draw digital cash from his account. Digital cash is used for purchases over the web. डिजिटल कैश ऐसा होता है फॉर एग्जांपल हमें ऐसा अभी तो बहुत सारी ऐसी गेम्स आ गई है या फिर ऐसे बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशंस आ गई है या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ वो काम आ गया है जिसके थ्रू हमें डिजिटल कैश मिल सकता है जो कैश को हम रियल कैश में या फिर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लेकिन अगर उससे कुछ पेमेंट करना हो तो हम वो कर सकते हैं। डिलीवरी। द प्रोडक्ट इज गिवन मतलब लास्ट स्टेप है वो है डिलीवरी। द प्रोडक्ट इज गिवन टू द बायर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। पेमेंट हो जाने के बाद ही हमें डिलीवरी मिलेगी, उसके पहले हमें डिलीवरी कोई भी चार्ज में कोई भी मेथड में नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन ई बिजनेस रिस्क। अब कितना ई ट्रांजेक्शन में हमें सिक्योरिटी है, कितनी सेफ्टी और कितना रिस्क है वो पढ़ेंगे। Risks are involved in online transactions. There can be financial, reputational and physiological losses to the parties in the online transactions. Various types of e-business risk are सबसे पहले ई-बिजनेस में कैसे कैसे रिस्क है वो सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। ट्रांजैक्शन रिस्क के भी अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग और टेकिंग। Seller denies that the order was placed और customer denies that he never placed the order। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो कस्टमर है वो बोलते हैं कि मैंने तो आपको ऑर्डर दिया ही नहीं, आप किस बात के पैसे मांग रहे हो। सेलर बोलता है कि आपने तो मेरे को ऑर्डर दिया था, मेरे को मेरे पैसे दो। ऐसा भी कभी कभार हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। The intended delivery does not take place, goods are delivered at wrong address or goods other than ordered may be delivered। डिफॉल्ट इन डिलीवरी में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एड्रेस दिया उसकी कोई उल्टे सुलटे एड्रेस पर मतलब उसके अलावा कोई दूसरे एड्रेस पर हमारा प्रोडक्ट हमारी डिलीवरी पहुंच जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एड्रेस पर ही डिलीवरी आएगी लेकिन जो हमने प्रोडक्ट मंगाया होता है, जो हमने गुड परचेस करा होता है उसके अलावा कोई दूसरा ही गुड हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा। वैसे भी रिस्क होता है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। द कस्टमर क्लेम्स दैट द पेमेंट वाज मेड एंड द सेलर डज नॉट रिसीव द पेमेंट ऑफ द गुड्स सप्लाइड। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर बोलेगा कि मैंने तो आपको पेमेंट कर दी, आप क्यों पैसे मांग रहे हो, और सामने से सेलर बोलेगा कि आपने पेमेंट करा ही नहीं, मेरे तक तो पैसे आए ही नहीं है। ऐसा भी पेमेंट मतलब ऐसे भी डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऐसे भी रिस्क होते हैं। To avoid the above defaults, following measures can be used। अब जो पहले हमने जो अभी इसके पहले जो पढ़ा उसको अवॉइड करने के लिए, उसको मतलब पैसे झांसे में या फिर हमको ऐसे रिस्क ना उठाने पड़े उसको अवॉइड करने के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए। मतलब द आइडेंटिटी एंड लोकेशन ऑफ द कस्टमर में बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो कस्टमर उसका एग्जैक्ट आइडेंटिटी एड्रेस उसी टाइम पे वेरीफाई कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम ही वेरीफाई कर लेना चाहिए। Seller can verify the keys to confirm whether the customer has correctly entered his details in the registration form। सेलर को जो कुकीज़ होती है वो भी वेरीफाई करनी चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो कस्टमर है वो अपनी डिटेल्स डाल रहा है वो सही है कि गलत। कुकीज़ आर लाइक कॉलर आईडी इन टेलीफोन्स। कुकीज़ जैसे हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी कैसे होते हैं, कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं, वैसे ही कुकीज़ होते हैं। दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू द टेलीमार्केटर्स, जिसकी वजह से जो टेली
उनको कस्टमर्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाती है। कस्टमर्स मस्ट शॉप फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश शॉपिंग साइट। जो कस्टमर्स उनको फ्रॉड वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए, उनको वेल एस्टेब्लिश्ड हर वेबसाइट का बैकग्राउंड जानने के बाद, रिव्यूज जानने के बाद ही शॉप करना चाहिए। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब बहुत सारे जो डिफॉल्ट करने पड़े, उसके अलावा भी जो रिस्क है वो है एक डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। पीपल में स्टील डिस्टॉर्ट द डेटा फॉर सेल्फिश मोटिव्स फॉर लोग जो इंफॉर्मेशन होती है, बड़े इंफॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं या फिर डिस्टॉर्ट कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं ऐसे मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए अपने को, या फिर कोई सेल्फिश मोटिव के लिए चोरी करने के लिए ऐसा करते हैं। वायरस vital information under siege and hacking are the methods used for distorting data। एंटीवायरस वायरस को हमारे उसमें पीसी में या फिर कहीं पर डाल देगा या फिर हैक कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएंगी। उसके वो ना होने की वजह से मतलब वायरस ना घुस जाने की वजह से या फिर वायरस से उसको निकालने के लिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने चाहिए हमारे डिवाइस के अंदर टाइम टू टाइम। Cryptography is used to prevent interception of data in the course of transmission. Cryptography is the act of protecting information from transforming into an unreadable format called hypertext. क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी मेथड है कि हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसको क्रिप्टोग्राफिक हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, जिसको कोई आम इंसान रीड नहीं कर सकता। अगर उसके पास की होगी क्रिप्टोग्राफी को हाइपर टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो रीड कर सकेगा, नहीं तो वो रीड नहीं कर सकेगा। ओनली दोज हू पोजेसेस अ सीक्रेट की कैन डेसिफर द मैसेज इनटू प्लेन टेक्स्ट। Privacy. Anyone can copy the data available in the internet and supply it to others. कोई भी जो हमारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, वो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है और वैसा का वैसा अपने आप में रख सकता है या फिर किसी दूसरे को दे सकता है। जंक मटेरियल्स फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ डंपिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स कैन बी ग्रेट प्रॉब्लम। जो हम जंक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारा यूज़ नहीं होता लेकिन वो हम इंटरनेट के थ्रू उसको डंप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वो भी लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। 4.10 Outsourcing of services. Another important trend in business of late has been outsourcing of some of its activities, that is use of outside sources to perform activities traditionally handled by internal staff and resources. हमारे बिजनेस के अंदर जैसे ई कॉमर्स है, वैसे ही एक अलग दूसरा ट्रेंड आया वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब वो है कि हमारे बिजनेस के कुछ ऐसे काम जिसके लिए हमें बाहर के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको हायर करना पड़ता है, उनके मैन पावर को हायर करना पड़ता है ऐसे काम कंप्लीट करने के लिए। जो हमारा स्टाफ कर सकता मतलब हाउस कीपिंग है या फिर साफ सफाई क्लीनिंग है, वो सब करने के लिए हमारा ऑफिस का खुद का स्टाफ करे, उसके जगह जो ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर है उसका मैन पावर काम करे वो ज़्यादा बेहतर है, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, most companies have so far had their own staff for cleaning and security activities in their organizations. But of late, many companies have started entrusting these tasks to outside agencies on contractual basis. दूसरी एजेंसीज को देते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक समय तक आपका जो मैन पावर है वो हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में ये काम करता रहेगा। In fact, outsourcing is a management strategy by which an organization contracts out its major non-core functions to specialized service providers with a view to benefit from their expertise, efficiency and cost effectiveness and allow managers to concentrate on their core activities. अगर आउटसोर्स नहीं करते तो जनरली जो बिजनेस है और बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो जो मेन कोर कोर एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको करनी पड़ती है खुद से। लेकिन अगर आउटसोर्सिंग होती है, दूसरी जो एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है वो सारे काम के लिए, तो जो मेन कोर एक्टिविटी है, कोर काम है हमारे बिजनेस का मेन, उसके ऊपर मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ फोकस कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एम्प्लॉय किया गया होता है। The information technology (IT) is one area in which
this approach is growing fast, and in recent years, outsourcing the operation of IT systems has been supplemented by a move to outsourcing the whole business processes such as payroll processing, check processing, etc. This is known as BPO, business process outsourcing. It may be noted that Indian IT BPO sector, both in domestic business and exports, has registered a growth of 28% in 2006, and revenues have exceeded $48 billion, nearly tenfold increase over the aggregate revenues in 1998. अब जो बीपीओ और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसका हमें नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? हम ऐसे भी एम्प्लॉयज़ को लेते ही है तो उनसे ही काम कराना। उसका हमें एक्चुअल नीड क्या है वो जानेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। बीपीओ की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, स्पीडीली होती है। रिडक्शन इन कॉस्ट कम हो जाता है। अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, ऐसे हमें चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि जो हमारा कोर बिजनेस है, मेन काम है, कोर मैटर है, कोर एक्टिविटी, उस पर हम फोकस कर सकें। अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बीपीओ की वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी भी अपडेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अब जो आउटसोर्सिंग सर्विस है उसके फीचर्स क्या है वो। The basic features of outsourcing of services are: it involves contracting out an activity to an outside specialized agencies, which takes complete responsibility to handle it effectively using its own manpower. उसका एक फीचर वो है कि हम जो बाहर की एजेंसी है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है हमारे बिजनेस की वो आपका मैन पावर करे, कंप्लीट करे इतने टाइम तक। Normally outsourcing is done in case of non-core activities such as housekeeping, security. जनरली आउटसोर्सिंग उसके लिए होता है जो कोर एक्टिविटीज़ नहीं है, जैसे कि हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। बट ऑफ लेट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इवन टू सम ऑफ द कोर एक्टिविटीज़, लेकिन अभी कुछ कोर एक्टिविटीज़ के लिए भी आउटसोर्सिंग एक्सटेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में एंगेज अ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू हैंडल कंप्यूटर एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स। जैसे कि कोई स्कूल है, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हायर कर ले अपने स्टूडेंट को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए। और बैंक में आउटसोर्स इट्स चेक प्रोसेसिंग। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग द बिजनेस प्रोसेसेस। सबसे पहला आउटसोर्सिंग टू अ थर्ड पार्टी, एंड दूसरा आउटसोर्सिंग टू इट्स ओन सब्सिडियरी कंपनी स्पेशली फॉर्म टू हैंडल स्पेसिफिक एक्टिविटी। मेरिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट ऑन एरियाज इन विच इट हैज कोर कंपिटेंसी और स्ट्रेंथ। इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम रिपीटेटिव एंड मंडेन फंक्शंस। आउटसोर्सिंग की वजह से जो कंपनी है, जो बिजनेस है, जो एम्प्लॉयज है, जो मैनेजर्स है, वो कोर वर्क, जो उनकी कंपिटेंसी, जो उनका स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ वाले काम है उस पर फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। It helps better utilization of its resources as the management can focus its attention on selected activities and attain higher efficiency. आउटसोर्सिंग की वजह से जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है मेन मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, उनको सिर्फ जो उनको दी गई एक्टिविटी उस पर ही फोकस करना होता है, इसलिए वो अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और जो एफिशिएंसी है उनकी वो अटेंड करता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट एन एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस एट कम्पिटिटिव प्राइसेस लीडिंग टू प्रोविजन ऑफ इम्प्रूव्ड सर्विस एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। इसकी वजह से वो आउटसोर्सिंग की वजह से वो एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिल सकती है उनको ऐसे काम कराने के लिए, और उनकी कॉस्ट में भी रिडक्शन हो जाता है, उनके पैसे भी बचते हैं आउटसोर्सिंग की वजह से। The BPO organization have considerable strength and adapt best practices to provide the service more efficiently. It enables expansion of business as resources saved from outsourcing can be used for expanding the production capacity and the product line and seek new markets. अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे ये आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़, उसमें उनका जो रिसोर्सेज था वो भी यूज़ हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, लेकिन आउटसोर्सिंग की वजह से जो रिसोर्सेज है वो हमारे बिजनेस के काम के लिए ही
उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड होगी और बहुत कुछ। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिटर्न्स, इट फैसिलिटेट्स इंटर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। फाइनेंशियल रिटर्न्स के बजाय हम कोलैब करेंगे किसी और के साथ, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा जानने को भी मिलेगा, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, हमें नॉलेज भी गेन होगा और वर्कर्स भी हमारे कंपनी के एफिशिएंट बनेंगे। लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब जैसे कि इसकी एडवांटेजेस थे वैसे इसके डिसएडवांटेजेस भी है। It may be opposed by labor unions who feel threatened by possible reduction in the strength and prospects. लेबर यूनियंस को ऐसा लगेगा कि आप हमारा काम हमसे छीन रहे हो, ऐसे भी हो सकता है और वो स्ट्राइक पे उतर जाए, आपका ओपोज करने लगे। It reduces confidentiality as outsourcing involves sharing a lot of information with others. This implies a possibility of its communication to the competitors by such persons. आउटसोर्सिंग की वजह से हमारे जो बिजनेस कॉन्फिडेंशियल मतलब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट होनी चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, वो नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन उन लोगों को सर्विस प्रोवाइडर्स को देनी पड़ती है, मतलब ऐसी सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज हो जाए, हमारी सीक्रेसी मेंटेन ना रहे, जिसकी वजह से अगर हमने उस सर्विस प्रोवाइडर को हमने इंफॉर्मेशन दी हमारी मेन इंपॉर्टेंट, तो वो जाके कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस को बताएगा और वैसे हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, हमारे बिजनेस सीक्रेट्स है, वो किसी और को पता चल सकते हैं। Globalized outsourcing at times causes resentment in the manpower of the home countries who feel threatened by English competition. ग्लोबलाइज आउटसोर्सिंग मतलब फॉरेन कंट्रीज में से अगर हम सर्विस लेंगे तो हमारे इंडियन वर्कर्स उनको ऐसा होगा कि आप हमें बिना मतलब हमें नहीं बुलाए तो उनको बुलाते हो, उन लोगों को ऐसा थ्रेटन मिलेगी, उनके होम कंट्री में ही उनको काम नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग अदर्स में फेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू मैनेज आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स देन मैनेजिंग वंस ओन एम्प्लॉइज। हम हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ को तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर के सर्विस प्रोवाइडर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, बाहर के मैन पावर है, तो उनको हैंडल करना बहुत टफ रहता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट मे ऑल्सो लीड टू डिक्रीज और टोटल लॉस ऑफ इन हाउस एक्सपर्टाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स पार्शियल और टोटली डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। इसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्शियल या फिर फुल्ली जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। In view of the above limitations of outsourcing, it becomes necessary for the outsourcing company to take the necessary preventive steps. ये सारे limitations देखने के पास जो companies है, जो businesses है, जो organization उनको necessary preventive steps लेने चाहिए। Remain in constant touch with the service provider, continue service provider के touch में रहना चाहिए, and maintain control of the outsourced operations। और उनको जो outsource मतलब जो outsourcing के लिए जो मतलब जो काम के लिए हमने outsourcing करना है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ, जैसे बीपीओ है वैसा ही और एक है वो है केपीओ। केपीओ मीन्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज दैट रिक्वायर एक्सपर्टाइज ऑफ अ हाई ऑर्डर। इन एसेंस हाई एंड नॉलेज वर्क इज डन बाय आउट। जैसे बीपीओ है वो जनरली हम और काम के लिए नहीं लेते, मतलब हाउस कीपिंग क्लीनिंग उसके लिए लेते हैं। केपीओ जो होता है वो नॉलेज के लिए, एक्सपर्टाइज के लिए आउटसोर्स होता है। केपीओ इज मेनली डन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी एंड द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। केपीओ जनरली बिजनेस की एफिशिएंसी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है। केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल विद द राइट स्किल्स, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस। केपीओ के अंदर हमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जिनके पास सही स्किल है, सही एटीट्यूड है, सही एक्सपर्टाइज है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ। अब बीपीओ और केपीओ के बीच में डिफरेंस क्या है वो। बीपीओ रिपीटेबल, बीपीओ एंड केपीओ रिपीटेबल प्रोसेस, नॉन रिपीटेबल प्रोसेस। जो बीपीओ है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो केपीओ है उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। बीपीओ क्विक लर्निंग इज नीड रेगुलर लर्निंग प्रोसेस। बीपीओ के अंदर हमें जल्दी मतलब पढ़ लेना होता है कि हाँ ये काम है, लेकिन केपीओ के अंदर हमें कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम पढ़ना रहता है।
लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, स्मॉल वर्कफोर्स। बीपीओ के अंदर हमें मैन पावर की ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। केपीओ के अंदर हमें छोटा कम मैन पावर वर्कफोर्स चाहिए होता है। बीपीओ कंपैरेटिवली लेस एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स। बीपीओ के अंदर हमें कम एक्सपर्ट्स चाहिए रहते हैं, लेकिन केपीओ के अंदर हमें स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स की ही ज़रूरत रहती है। प्री डिटरमाइंड वे टू सॉल्व प्रॉब्लम। बीपीओ के अंदर हम पहले से ही डिटरमाइन कर चुके हैं कि अगर ऐसी आगे कुछ आया बीच में कोई गड़बड़ या फिर कोई प्रॉब्लम, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले से ही नक्की होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। लेकिन केपीओ के अंदर नो प्री डिटरमाइंड वे टू सॉल्व प्रॉब्लम। लेकिन केपीओ के अंदर जैसे वो प्रॉब्लम अगर तब भी डिसाइड करना होता है कि कैसे करेंगे, पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4